यहाँ कलकत्ता प्रमुख केंद्र है। फिर आप बुरहानपुर को देख सकते हैं। फिर आप इधर पोतोवली को देख सकते हैं। मद्रास, पांडिचेरी, नागपट्टनम, इनको आप देख सकते हैं। फिर आप चेक व धारीदार वाले ऐसे सेंटर ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद में चेक और धारीदार वाले देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लाहौर है, सरहिंद है, फिर समाना है, फिर जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद नहीं है सॉरी, सूरत है। फिर इधर देखें तो कलकत्ता है, और फिर दक्षिण में देखें तो मद्रास है, पांडिचेरी है। तो ये कौन से सेंटर हैं? ये है चेक और धारीदार वाले कपड़े यहाँ पर बनते हैं। सिट्स की बात करें, सिट्स मतलब जो छीट वाले जो सेंटर हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आपको समाना में सॉरी, उत्तर में आपको समाना में देखने को मिलेगा छीट वाला, और पत्तन में आपको देखने को मिलेगा, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा, बुरहानपुर में, सिरोंज में आपको देखने को मिलेगा, पटना में, ढाका में, कलकत्ता में, और दक्षिण में बात करें तो पेताबोली में और मद्रास में। तो ये कुछ सिट्स के प्रमुख केंद्र हैं। और सिल्क के प्रमुख केंद्र, जो सूती वस्त्र हैं, उनके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो दक्षिण में तो आपको कोई सूती वस्त्र का केंद्र नहीं दिखेगा। उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर में आपको बनारस देखने को मिलेगा। कौन सा? बनारस। इधर आपको गुजरात में अहमदाबाद देखने को मिलेगा, पत्तन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसके प्रमुख केंद्र हैं। ये केंद्र आपको लिख लेना है कि भाई ब्रिटिश काल में कौन से वस्त्र के कौन से प्रमुख केंद्र थे। ये चीज़ें आपको समझने में मदद करेगा। इसके बाद में देखिए, बुनाई केंद्र जो हम यहाँ पर देखे हैं वो 1500 से 1750 के दौरान, ये 250 वर्षों के दौरान जो रहे हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखिए, अगर आप इस नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियों से छटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, और सड़कें भी अभी तक बननी शुरू नहीं हुई थी। रेल की बात करें तो हम डलहौजी के समय पर 1853 में पहली रेल देखते हैं। वो भी चली थी कहाँ पर? मुंबई से ठाणे, मतलब कि इधर पश्चिम में वो चली थी, और हम यहाँ पर अभी पूर्व की बात कर रहे हैं। अब पूर्वी बंगाल, अब जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और जो अभी क्रिकेट को लेके लोचा कर रहा है, स्थित ढांचा 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जमादानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में, ये क्या हो गया भाई, बहुत ऊपर आ गए हम। यदि हम अगर नक्शे में देखें तो भारत के दक्षिण भाग में अगर हम देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्र का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर प्रमुख बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप जब पूर्वी तट की बात करते हो तो आपको जो प्रमुख सेंटर है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको यहाँ पर देखो, जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इनके साइड में आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ये जो सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियाँ हैं उनकी बस्तियाँ भी यहाँ पर थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर इनको प्रोत्साहन दिया। और उनके आने से पहले भी यहाँ पर सेंटर इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर आसानी से समुद्री व्यापार के ज़रिए ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ आसानी से ये व्यापार कर सकते थे। वहीं पर आप पश्चिमी देशों की बात करेंगे, पश्चिमी क्षेत्रों की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको गुजरात के जो सूरत वगैरह है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आसानी से ये पूर्व की ओर व्यापार कर सकते थे, पश्चिम की ओर आसानी से व्यापार कर सकते थे। और सूरत अंग्रेज़ों की प्रमुख फैक्ट्री भी थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में ही खोली थी, और सूरत इनका प्रमुख सेंटर भी था। फिर अगला सेंटर जो आप देखते हैं वो बंगाल में आप देखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख, इनका घनत्व कहाँ ज़्यादा दिखता है ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या किकुलौर तथा देवांग के
समुदाय बुनकर बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत के कौन कौन? साले, केकोलार और देवांग। ये कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। बंगाल के कौन है? ताँती हैं। उत्तर भारत के कौन है? जुलाहे या मोमिन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। तो जो महीन कारीगरी करते थे उनको क्या कहते थे? उनको चिप्पीगर कहते थे। क्या कहते थे? चिप्पीगर। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो बंगाल के एक तांती बुनकर बेल्जियम के चित्रकार सोल्विंस द्वारा यह चित्र बनाया गया 1790 के दशक में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तांती यानी कि बंगाल क्षेत्र में बुनकरों को तांती कहते थे, या जो हम देख चुके हैं। तो किस तरह से यहाँ पर बुनाई कर रहे हैं उसका एक बेहद ही खूबसूरत चित्र यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है। अब भारतीय कपड़ों का पतन किस तरह से हुआ, किस तरह से हमने दुनिया भर को कपड़े पहनाए और फिर दुनिया ने हमें ही नंगा कर दिया, ये किस तरह से हुआ देखते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इतनी चालाक थी कि भारत से कोई भी वस्तु अगर आपको निर्यात करना है, व्यापार हेतु कहीं बाहर भेजना है, तो उस पर तो भारी कर था। लेकिन अगर इंग्लैंड का कोई व्यक्ति भारत में लाकर चीज़ें बेचना चाहे तो उस पर बहुत कम कर था, ना के बराबर। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे कि अगर कोई भारतीय व्यापारी ब्रिटेन में या यूरोप में कोई चीज़ बेचना चाहे तो उसे भारत की सीमा में ही इतना ज़्यादा कर देना पड़ेगा, फिर उधर ब्रिटेन में जाकर इतना कर देना पड़ेगा कि जितना वो कमाएगा वो बहुत कम होगा। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया गया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, जिसे हम क्या कहते थे? ताँती। और ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकार कहाँ मदद करती, क्योंकि सरकार ही तो शोषण कर रही थी। औरांग किसे कहते हैं ये देख लीजिए। फारसी भाषा में गोदाम को, जो गोदाम होती है वेयर हाउस वगैरह, उनको ओरांग कहते हैं। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता था। अब इसके बाद में देखिए कि जिस तरह से इन्होंने भारतीय शिल्प उद्योग का, भारतीय लघु उद्योग का पतन किया, तो उसके बाद भारतीय बुनकरों की क्या प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि भैया हम तो भूखे मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब ओरांग ख़त्म कर दिए गए हैं। ओरांग मतलब जहाँ पर ये चीज़ें रखते थे, स्टोर करते थे और जहाँ से सीधे बेचा जाता था, जिसकी वजह से हम लोगों
हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड जो व्यापार परिषद है हम पर कृपा नहीं करता, तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता, तो हम भूखे मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड ने यहाँ जो पत्र लिखा था 3 फरवरी 1824 को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार थी उन्हें यह पत्र लिखा था। हालांकि अब तक ये बड़ी दुविधा रही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कि जो 19वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी थे, ज़्यादातर लोग मानते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वो अच्छा है, जो ज़मींदार वगैरह है, जो राजा वगैरह हैं, वही भारत का शोषण कर रहे हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी में जाकर लोगों को ये एहसास होता है कि ज़मींदारों से शोषण करवा कौन रहा है, राजा पर दबाव कौन डाल रहा है, वो है इंग्लैंड, वो है अंग्रेज। बहुत तो शुरुआत में जो क्रांतिकारी थे उन्हें यही लगता था कि भाई जो ज़मींदार है, जो साहूकार वगैरह है, वही हमारा शोषण कर रहे हैं और अंग्रेज़ हमारे संरक्षक हैं। यही कारण है कि एक लंबा समय लगा लोगों को समझने में, और जब लोगों ने समझा तो फिर समय नहीं लगा अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में। अब इसके बाद में देखिए, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। किस तरह से इनकी जो आपबीती थी, जिसे ये चाहते थे कि ये दुनिया समझे, दुनिया भर में फैले, अंग्रेज़ों की किरकिरी हो और वह हमारे लिए कुछ सोचे। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार को के नाम भेजे अपने पत्र में दुर्दशा का इस तरह बयान दिया था। अब ये जो दुर्दशा का बयान उन्होंने दिया, या जो पत्र हम ये पढ़ रहे हैं, क्या ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम अपने दिल की गहराइयों से रिलेट कर पाएंगे आज से 200 साल पहले किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी, किस तरह से अंग्रेज़ भारत का शोषण कर रहे थे। आज 2026 चल रहा है, हम बात कर रहे हैं 1826 के दशक की, 1830 के दशक की। तो हम उस समय की बात कर रहे हैं, आज से 200 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस पत्र को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उस तरह के उस समय के जो लोग थे उनके मन में क्या बीत रहा था। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालात में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। अब आप सोचिए, 28 रुपये में तो आजकल कई दुकानों में ढंग का नाश्ता नहीं मिलेगा, और उस समय पर पैसे की वैल्यू देखिए कि 28 रुपये में इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब देखो, इसी तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाज़ार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता। पहले जहाँ पर 100 रुपये मिलते थे, अब उसी सूत के 25 रुपये भी कोई देने को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया है। मैंने बहुतों से पूछा है, लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती यानी कि विलायती यानी अंग्रेज सूत आयात किया जा रहा है। जो अंग्रेजी कपड़ा है, अंग्रेजी सूत है, बिलायती मतलब विदेशी, सॉरी अंग्रेज कहा मैंने, जो बिलायती जो अंग्रेजी सूत है वह आयात किया जा रहा है, इसलिए देसी सूत को कोई पूछ नहीं रहा है। इसको इस तरह की जानकारी मिली। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भर भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तार हो जाता है। इस तरह की वह बात कहती है, कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारतीयों का इतना ज़्यादा व्यापक शोषण किया कि लोग भूखे मरने की कगार में आ गए थे। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यवर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। अपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर हमने जो देखा, पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरै का जिक्र सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातिक कपड़े, मतलब जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं, विदेशी कपड़े, उन्हें ना पहने और उनका बहिष्कार करें। हाथ से कपड़े खुद काते, सूत और हाथ से बुने हुए कपड़े पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और हम देखते हैं कि 1931 में जहां पर आज भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र है, उसके स्थान पर 1931 में चरखे को स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर आप इसकी इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं और उन नेताओं की दिमाग को भी सोच सकते हैं जिन्होंने चरखे और कपड़े को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया, नमक को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया था। 1930 की जो दांडी मार्च यात्रा हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों से उन्होंने जोड़ा लोगों को जो हर किसी के लिए ज़रूरी हो। नमक हर किसी के लिए ज़रूरी था। नमक अमीर भी खाता था और गरीब भी खाता था। यही कारण है कि नमक के मुद्दे को गांधी जी ने उठाया और राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। इसी तरह से कपड़ा अमीर भी पहनता है, अमीर महंगा कपड़ा पहनता है तो गरीब सस्ता कपड़ा, फटा कपड़ा पहनता है, लेकिन वो भी कपड़ा पहनता है। तो इस तरह से कपड़े को भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना दिया। तो ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने मुद्दे उठाए जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ था, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वह वायसराय के साथ रहता हो या फिर फुटपाथ पर भीख मांगता हो, सबके साथ वह मुद्दा जुड़ा हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि भाई यही कारण है कि एक युग को गांधी जी के नाम पर जाना गया। और इस तरह के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए, गांधी जी और उनके सहयोगियों ने इन चीज़ों को मुद्दे बनाए और इनके आधार पर लोगों को एक किया और उनकी एकता ने ही, भारतीयों की एकता ने ही भारत को आज़ादी दिलाई। तो भारत को आज़ादी कुछ चुनिंदा नेताओं ने नहीं, कुछ क्रांतिकारियों ने नहीं, बल्कि भारत के सभी लोगों ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई। कोई भी देश तभी आज़ाद हो सकता है जब वहाँ का बहुमत चाहे कि उन्हें आज़ादी चाहिए। तो भारत की आज़ादी भारतीयों की थी। भारत की आज़ादी कुछ सीमित लोगों की नहीं थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारत को महात्मा गांधी ने आज़ाद कराया। आप ये भी नहीं कह सकते कि भारत को सुभाष चंद्र बोस जी ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने या भगत सिंह जी ने आज़ाद कराया। इन सभी का योगदान था और इनसे ही प्रेरित होकर लोग सड़कों पर उतरे। ये नेता थे, हम ये भूल नहीं सकते। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होती है, जब तक सभी लोगों के मन में भावनाएं